हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं हमारा पॉलीमर चैप्टर और उसके क्वेश्चन करेंगे हम लोग सॉल्व। ये क्वेश्चन जो हैं ये आपके पास में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रहेंगे। जो हमारा पूरा सीक्वेंस रहता है हम उसी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। जैसा हम लोगों ने पहले भी बात करा था कि सबसे पहले आपको फुल चैप्टर वीडियोस मिलते हैं और ये जो फुल चैप्टर वीडियोस होते हैं इसमें ऐसा तो है ही नहीं कि दो चैप्टर पढ़ाया, दो चैप्टर पढ़ाने के बाद में सब कुछ खत्म कर दे और बोले कि यार आगे पढ़ना है तो सब्सक्रिप्शन लो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सब कुछ मिल रहा है यहां पे कंप्लीटली फ्री। ठीक है, सारी चीजें आपको यहां पे फ्री मिल रही है। अब जैसे हम लोग यहां पे शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था पॉलीमर्स को। अरे यार, ये सब कुछ करने से पहले यहां पर ये तो बता दिया जाए कि ये हमारे पास में हमारी एंटायर टीम होती है और ये जो एंटायर टीम है इन्होंने भी आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया से लेक्चर बना के रखे हुए हैं। और आप अगर इन लेक्चर्स को एक वेल ऑर्डर्ड में या फिर और अच्छे और इजी इंटरफेस के साथ में देखना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट पर। वहां पर आपको सारे फैकल्टी कैटेगराइज मिलेंगे, लेक्चर वाइज, चैप्टर वाइज या बोला जाए तो क्लास वाइज। ठीक है, तो जल्दी से विजिट कर लेना वहां पर, जिसका नाम है क्या, अरे वहां पर बोल रहा हूं यार, जो आपके पास है magnetbrains.com है ना वहां पे। ठीक है, और वहां पर भी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आज हम लोग पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, फटाफट देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आया, एक्सप्लेन द टर्म पॉलीमर एंड मोनोमर। तो ये हम लोगों की सबसे पहले ही शुरुआत में बात हो गई थी कि अगर मैं बात करता हूं पॉलीमर एंड मोनोमर की तो हम लोगों ने यह देखा था कि एक जो सिंगल यूनिट होती है दैट इज नोन एज मोनोमर। ठीक है, क्या बोल के रखा हुआ था कि जो शुरुआती सिंगल यूनिट होती है किसी भी पॉलीमर को बनाने के लिए वो क्या होती है हमारे पास में, मोनोमर। ठीक है, ये कहानी होती है। अब सिंगल यूनिट मोनोमर हुई और जब आप यहां मोनोमर को आपस में मिलाते हो तो मोनोमर मोनोमर, और जरूरी नहीं है कि आपके पास में दो मोनोमर हो, दो या दो से ज्यादा मोनोमर्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से जो चीज हमें मिलती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पॉलीमर। ठीक है, इजी हो गया। मोनोमर आपके पास में वो स्टार्टिंग यूनिट या सिंगल यूनिट होती है, ये आपके पास में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इससे क्या होगा आपके पास में पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो किस तरह से। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, पॉलीमराइजेशन कहलाती है। अब देखो यहां पर कहानी कैसा है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले सपोज आपके पास में रखा हुआ इथिलीन, तो इथिलीन क्या होता है, इथिलीन हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको मैं एक्टिवेट करवा देता हूं। एक्टिवेट करवाने पे क्या हो जाएगा कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएगा। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं बिकॉज साइज छोटा होना, साथ ही साथ में ओवरलैपिंग का भी इसमें ज्यादा एरिया होना, जिस वजह से ये कहानी होती है। नाउ अगर मैं बात करता हूं कि जब ये इस तरह से ब्रेक डाउन होते हैं तो यहां पर इनकी मोनोमेरिक यूनिट बन जाती है। जैसे ये देखो, ऐसा ऐसा, यहां से भी इनका हाथ खाली है, यहां से भी इनका एक हाथ खाली है। और जैसे ये मोनोमेरिक यूनिट जब आपस में जुड़ जाती है, देखो यहां पर भी क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इनमें क्या हो गया, ऐसे दो मोनोमर्स की यूनिट आपस में मिल जाएगी और इन दोनों मोनोमर्स की यूनिट जब आपस में मिलती है तो उससे क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है। तो पॉलीमर में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा यूनिट्स आपस में जब मिल जाए। ठीक है, ये यहां पर मैंने बनाया CH2, यहां पर बनाया मैंने CH2 और ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, आपके पास में पॉलीमर कहा जाएगा। तो बस सिंपल सी कहानी है कि मोनोमर वो होते हैं जो सिंगल यूनिट्स होते हैं और पॉलीमर को बनाते समय जो उनका बेसिक यूनिट होता है, जो इनिशियल यूनिट्स होता है, वो क्या कहलाता है, मोनोमर्स कहलाता है। ठीक है, चलो इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लो।
ठीक, क्लियर हो गई बात। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है व्हाट आर नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। ठीक है, बहुत इजी, बहुत इजी। पॉलीमर का पता चल गया ना कि जब कभी भी मोनोमर्स आपस में मिलकर लंबे लंबी चेन बनाते हैं तो दे आर नोन एज पॉलीमर। अब इन्होंने क्या बोल के रखा है, व्हाट आर नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो देखो, जो नेचुरल मिल जाए, ठीक है, क्या हो जाए, जो नेचुरली मिल जाए। नेचुरली हमारे पास में क्या क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं बात करता हूं नेचुरल पॉलीमर्स की, ठीक है, तो नेचुरल पॉलीमर्स में हमारे पास में क्या आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सिंपल सा आपके पास आ चुका है, जैसे सेल्यूलोज, ठीक है, या फिर आ चुका है आपके पास में नेचुरल रबर, ठीक है, सेल्यूलोज हो गया, नेचुरल रबर हो चुका है। या फिर अगर मैं बात कर लेता हूं स्टार्च की, तो स्टार्च जो रहता है, जो बढ़िया सा आपके पास खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, चाहे आपके पास में चावल या राइस जिसे कहा जाता है, या फिर आपके पास में हो आलू, तो ये क्या होते हैं, ये आपके पास में नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं सिंथेटिक पॉलीमर की, तो ये भी बहुत आसान सा हो जाएगा, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं SYNTHETIC सिंथेटिक पॉलीमर की, ठीक है, तो सिंथेटिक पॉलीमर में क्या क्या आ जाता है, सबसे ज्यादा हम लोगों ने जिसे देखा है नायलॉन। अब ये नायलॉन 66 हो, नायलॉन 62 हो, 610 हो, या हमारे पास में और कोई सा भी कंपोजिशन क्यों ना हो, तो ये सारे नायलॉन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास में, वो कहलाते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, याद करो जो हमने बात करी थी एक साइंटिस्ट की, सॉरी, चार्ल्स गुडियर। तो चार्ल्स गुडियर ने क्या बनाया था, रबर बनाया था, और वो जो रबर था वो क्या था, याद है कि नहीं, वो हम लोगों ने देखा था ब्यूना एस ब्यूना एन वाले कंडीशन के अंदर, ठीक है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में देखा हुआ था। तो ब्यूना एन हुआ या फिर ब्यूना एस हुआ, ब्यूना एस, इसको यार और क्यों लिख रहा हूं, ब्यूना एस एंड ब्यूना एन, ठीक है, ये भी क्या होता है आपके पास सिंथेटिक पॉलीमर। अगर मैं बात करता हूं थर्ड वाले की, तो हम लोगों ने एक चीज देखी थी, वो क्या था, केवलार। केवलार से क्या बनाया जाता था, केवलार से बनाई जाती है बैटमैन का बैट सूट, ठीक है, बैटमैन का जो बैट सूट होता है वो किससे बना हुआ है, केवलार से बना हुआ है। मतलब क्या कि बैटमैन का जो बैट सूट है वो सूट एक्चुअल में हमारे पास में है बुलेट प्रूफ, ठीक है, इसके गोली आर पार नहीं जा सकती है। आर पर नहीं जा सकती बिकॉज ये क्या करता है, गोली जब चलती है तो गोली का जो फोर्स ऑफ इंपैक्ट होता है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरी बॉडी में इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिस वजह से जो गोली वगैरह लगती है ना तो उसका इतना हार्मफुल इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आती हैं हमारे पास में नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर में। क्लियर हो गया, चलो इसी बात पे स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा। अगर मैं बात करता हूं होमोपॉलीमर की, तो यहां वर्ड दे के रखा है होमो। होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसा। ध्यान रखना, होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है एक जैसा या फिर जो सिमिलर होते हैं, तो ये क्या होता है, होमो। होमो के बाद में अगर को की बात की जाए, को का मतलब क्या होता है, साथी। जैसे बोला जाता है ना को वर्कर, तो को वर्कर का मतलब क्या होता है, साथी। अब भाई देखो सीधी सी बात है, मेरे साथ में अगर जो मेरे कलीग्स होंगे या को वर्कर होंगे तो वो तो हमसे अलग होंगे,
है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं बोलूं कि यार मैं को वर्कर हूं तो मेरे साथ में जो काम करने वाला है भाई वो तो मेरा ही भाई निकले या फिर कुछ और हो, तो ऐसा नहीं होता। ये जो को वर्ड आता है तो इस को वर्ड का मतलब क्या होता है कि हमारे साथ ही रहेगा पर हमसे अलग होगा, तो ये होता है को पॉलीमर में। तो यहां देखो पॉलीमर कैसे बनना होता है, मोनोमर से। तो यहां मैं ये बोलता हूं कि को पॉलीमर, अरे यार इसको भी बाद में देखेंगे, पहले होमो पे बात कर ले, उसके बाद जानी तो अभी बोल बोल के सब बता दिया तो फिर मतलब ही क्या, एग्जाम्पल भी तो देखना है ना हमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने बात करी किसकी, हमने बात करी है यहां पे होमो पॉलीमर की। अगर मैं बात करता हूं होमोपॉलीमर की, तो होमोपॉलीमर से मतलब क्या होता है जरा समझना। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे पॉलीथीन का, या जिसमें हम लोग बोलते हैं इथिलीन। तो देखो पॉलीथीन बनाते समय क्या होता है कि जब कभी भी आप यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 को लेते हो, ठीक है, और ऐसे n नंबर्स ऑफ इथिलीन को लिया जाता है, क्या बोला जाता है इसको, इथिलीन बोला जाता है। तो जब इस n नंबर ऑफ इथिलीन को आप यहां पर लेते हो और यहां करवा देते हो इसका पॉलीमराइजेशन, ठीक है, क्या करवाया जा रहा है यहां पे, पॉलीमराइजेशन। और इसमें क्या दी जा रही है, हीट। हीट देके जब इसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है, तो पॉलीमराइजेशन करने पर क्या होता है, इथिलीन का जो ये बॉन्ड होता है ये होगा ब्रेक, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इसमें जो सिचुएशन बनती है वो कुछ ऐसी बन जाती है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां से भी हाथ खाली, यहां से भी हाथ खाली। अब इन खाली हाथों में सिमिलर काइंड ऑफ यूनिट्स को जोड़ा जा सकता है अप टू n टर्म्स। तो देखो जब भी आप इस पॉलीमर चेन को बनाते हो उसके अंदर सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं या जो सारे के सारे मोनोमर है वो किसके बने हुए हैं, वो इथिलीन के बने हुए हैं। तो जब ऐसे सिमिलर मोनोमर होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है होमोपॉलीमर। पर वहीं अगर मैं बात करता हूं को पॉलीमर की, तो जरा इसको भी देख लेते हैं, को पॉलीमर, ठीक है। कोपॉलीमर का बहुत अच्छा एग्जांपल होता है नाइलॉन 6 जिसको किससे बनाया जाता है, हेक्सामिथाइलिनी डायअमाइन और एडिपिक एसिड से। बहुत ही आसान है, नाम क्या बोला मैंने, हेक्सामिथाइलिनी और क्या बोला था, डायअमाइन, मतलब दो अमाइन है और हेक्सामिथाइल, तो 6 हमारे पास में कार्बन है। तो देखो इसको लिखते कैसे हैं, आप यहां पर बीच में 6 कार्बन से शुरुआत करो, CH2 6, ये हो गया हेक्सामिथाइल। अब आप बोलोगे कि यहां पर भी आपने एक अमाइन ग्रुप जोड़ के रखा हुआ है और यहां पर भी एक अमाइन ग्रुप जोड़ के रखा हुआ है। यहां वाले को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं ताकि जो बॉन्ड जब मैं बनाऊं ना तो आप लोगों को यहां पर इसे पढ़ने में आसानी हो जाए। देखो है दोनों तरफ अमाइन, इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है हेक्सा मिथाइलिनी डाई अमाइन, ठीक है। ये क्या है, हेक्सामिथाइलिनी डायअमाइन है। अब देखो कहानी क्या हुई, इस हेक्सामिथाइलिनी डायअमाइन को जब एडिपिक एसिड के साथ में मिलाया गया, एडिपिक एसिड में क्या होता है कि दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हुए रहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH। तो देखो दोनों तरफ यहां पर ये जुड़ा हुआ है, अरे C बन जाइए, और बीच में रहता है मेरे पास में CH2 और यहां चलेगा COOH, ठीक है। ये सिचुएशन आ जाएगी। अब इस सिचुएशन के रिगार्डिंग इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एडिपिक एसिड, ठीक है। क्या नाम रखा गया है, एडिपिक एसिड। 6 कार्बन 2 अमाइन ग्रुप, 4 कार्बन 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब यहां पर क्या होता है, गर्म करने पे कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन में ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहां से बाहर चले जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्रोसीजर होता है उसको कहा जाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो मैं जरा इसका नाम लिख देता हूं, ठीक है। क्या नाम है यहां पे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन,
ठीक है, जब कभी भी ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन परफॉर्म होता है तो बीच में से ये वाटर का मॉलिक्यूल H2O चले जाता है बाहर, इस नाइट्रोजन का भी एक हाथ खाली और यहां से भी एक हाथ खाली हो जाता है। तो ये खाली हाथ जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और साथ ही साथ में देखो इधर से भी हाइड्रोजन गायब हो जाता है, इधर से भी OH गायब हो जाता है, ताकि ऐसी और यूनिट्स भी आगे जुड़ सके। ठीक है, देखो कहानी वहां पे भी वही होगी। अगर तुम लोग को यहां पर समझ में नहीं आया तो देखो थोड़ा सा मैं दोबारा इसको भी ऐसे बना देता हूं। यहां पर मैंने बना दिया हाइड्रोजन, यहां पर मैंने बना दिया हाइड्रोजन। अब देखो एक हिस्सा तो यहां से H2O निकल जाएगा, एक हिस्सा यहां से भी H2O निकल जाएगा। तो मेरे पास में जो फाइनली नाइलॉन 66 बचेगा वो क्या बचेगा, वो कुछ ऐसा बचेगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, 2 NH2 थे ना, तो सिर्फ इतना बच जाएगा। यहां से भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी ताकि कोई और आके जुड़ सके। बीच में हमारे पास बचेगा CH2 फिर बना है मेरे पास में NH जो कि जुड़ा हुआ है इस CO के साथ में। ठीक है, ये CO बोल दो या OC बोल दो, जैसा जो भी बोलना है। यहां पर मैं ऐसा लिख देता हूं OC, फिर यहां पर क्या जुड़ा हुआ है CH2 और यहां पर है CO और यहां पर भी हाथ खाली हो गया। अब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ जो खाली हाथ हैं इसके पास में ऐसे अप टू n टर्म्स वाले आपस में जुड़ सकते हैं। देखो दो डिफरेंट पॉलीमर ने जुड़ के यहां पर क्या बनाया है, यहां पर जो कंपाउंड बनाया है इसको कहा जाता है नायलॉन 66। ठीक है, अरे यार मैंने डैश गलत जगह लगा दिया, नायलॉन 66 कहा जाता है। ठीक है, कई लोग साथ में लिखते हैं, कोई 6,6 लिखते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। रीजन क्या है, यहां पर देखो ये हिस्सा जो था आपके पास में शुरुआत में कौन सा, हेक्सामिथाइलिनी डायमाइन, इसके पास भी 6 कार्बन है और जो एडिपिक एसिड है इसके पास देखो 4 और 2 6 कार्बन है। तो जो इसके अंदर 2 मोनोमर जुड़े हुए हैं, दोनों मोनोमर 6-6 कार्बन को यहां कंटेन करते हैं। सो फॉर दैट रीजन इन्होंने क्या करके रखा हुआ है, इसका नाम नायलॉन 66 रखा हुआ है। क्लियर हो गई बात, इजी है ना। चलो इसी बात पे जरा इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, मतलब समझ में आ गया ना। होमोपॉलीमर मतलब एक जैसे मोनोमर, कोपॉलीमर मतलब क्या, जब 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स को जोड़ा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, कोपॉलीमर। ठीक है, चलिए इसे भी इरेज करके बढ़ते हैं आगे। हाउ डू यू एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ मोनोमर। ठीक है, अब देखो मोनोमर की फंक्शनैलिटी से क्या मतलब, मोनोमर का जो काम होता है वो ये कि पॉलीमराइजेशन के थ्रू क्या बना देना, पॉलीमर बना देना। ठीक है, यह कहानी होती है। अब यहां पर फंक्शनैलिटी का मतलब होता है कि ये एक बार में कितने मोनोमर्स के साथ आपस में जुड़ सकता है। ठीक है, अगर यहां पर एक ही समय में एक ही आपका मोनोमर जुड़ता है तो वहां पर उसकी फंक्शनैलिटी क्या हो जाएगी, 1। एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ जाएगा, इथिलीन आ जाएगा। ठीक है, वहां पर एक ही समय पे क्या होता है, एक मोनोमर जुड़ता है। पर अगर एक ही समय पे 2 पॉलीमर जुड़ जाए, 2 मोनोमर जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं तो फंक्शनैलिटी कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या आ जाएगा, यही नायलॉन 66 या हेक्सामिथाइलिनी डायमाइन। तो बात वही है, अगर एक ही समय पे एक ही आपके पास मोनोमर को जोड़ पा रहे हो तो दैट इज नोन एज फंक्शनैलिटी 1 हो गई। पर एक ही समय पे अगर 2 मोनोमर को आप एक साथ जोड़ पा रहे हो तो फंक्शनैलिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो बस ये कहानी होती है, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये बताने की जरूरत है क्या, डिफाइन द टर्म पॉलीमराइजेशन। कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा था कि पॉलीमराइजेशन एक्चुअली में क्या होती है, प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस, जब मोनोमर और मोनोमर आपस में जुड़ के अगर पॉलीमर बना देते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है पॉलीमर के बनने की, इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, क्लियर हो गई बात।
पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? जब कभी भी मोनोमर मोनोमर आपस में जुड़ के पॉलीमर बना देते हैं, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। कितना आसान सा है, कई बार आ जाता है, छोटे छोटे जो एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला वाला बात करता है कि NHCHRO सॉरी CHRCO होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, ये आपके पास में एक होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखो बड़ा ही आसान सा है। यहां पे कोपॉलीमर तब होता जब दो यूनिट्स आपके पास में अलग अलग प्रेजेंट होती, पर यहां आपके पास में क्या है? एक सिंगल यूनिट प्रेजेंट है, NHCHRCO। ठीक है, एक सिंगल यूनिट है ना, और तो कोई उसके साथ में नहीं, अकेला है। तो अकेले यूनिट जब आपस में जुड़ती और कैसी है? अप टू n टर्म्स तक, तो इसको क्या कहा जाएगा? ये है एक होमोपॉलीमर। ठीक है, एक अकेली यूनिट दिखाई दे रही है तो होमोपॉलीमर होगा। अगर दो या दो से ज्यादा होती तो क्या कहलाता? वो कोपॉलीमर कहलाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाई डू इलास्टोमर पजेस इलास्टिक प्रॉपर्टीज? ये कहानी दे के रखी हुई है। याद करो, इस कहानी को हम लोगों ने तब पढ़ा था जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा हुआ था? क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने यह पढ़ा हुआ था कि जब कभी भी फोर्स के आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं पॉलीमर्स को, तो चार चीजें थी। कौन कौन सी? एक इलास्टोमर था, एक हमारे पास में क्या था? फाइबर, फिर उसके बाद थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग था। तो अब मैं बात करता हूं व्हाई डू इलास्टोमर पोजेस इलास्टिक प्रॉपर्टी। समझना बहुत ही आसान है। इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब कहीं ना कहीं वर्ड दिमाग में आता है रबर। रबर को खींचो, डिफॉर्म करो, तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर उसका जो साइज है वो बढ़ जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। अब जब उसको छोड़ देते हो तो रीस्टोरिंग फोर्स वापस उसको रीस्टोर कर देता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर साइज में चेंज लाना और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद में रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना, दैट इज नोन एज इलास्टिक प्रॉपर्टी। समझ में आई बात? क्या बोला है? डिफॉर्मिंग फोर्स जो शेप को बिगाड़ दे, रीस्टोरिंग फोर्स जो शेप को वापस बना दे। तो ऐसी सिचुएशन जब आपके पास किसी सब्सटेंस में होती है तो उसको कहा जाता है कि उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं इलास्टोमर्स की। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। हम बात करते हैं नेचुरल रबर की। नेचुरल रबर हमारे पास में क्या होता है? आइसोप्रोपीन होता है। देखो कुछ इस तरह से, यहां हुआ CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, अरे डबल बॉन्ड बन क्यों नहीं रहे सीधे से? फिर यहां हो जाएगा CH, फिर यहां पर हो जाएगा हमारे पास में CH3, यहां होता है CH डबल बॉन्ड, क्या हो जाता है? CH2। तो ये क्या कहलाता है? आइसोप्रोपाइन कहलाता है, या सॉरी आइसोप्रोपीन कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे आपके पास जब ऐसे बहुत सारी यूनिट्स को आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक है, मैं अभी 2 यूनिट भर जोड़ रहा हूं। जब सपोज आपने यहां पर इन यूनिट्स को जोड़ा है, तो इसको जोड़ते समय ये क्या करते हैं? सीधी एक चेन बना लेते हैं। सीधी चेन कैसे बना लेंगे? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 यहां से एक वैलेंसी खाली, यहां पर आ जाएगा आपके पास में CH3, यहां आ जाएगा CH2, और यहां पर क्या आ जाएगा? CH2। इसके साथ में यहां से फिर यहां पर आपके पास में ये क्या हो गया? यहां से ऐसा और CH2, फिर यहां हो जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर चल रहा है CH3। देखो ये इस तरह से क्या होती है? वैलेंसी खाली होती है। अब आप सोचो, ये जो आपको ऐसी चेन दिखाई दे रही, सपोज मैं इसको खींचकर सीधा कर देता हूं, तो इस चेन को खींचकर सीधा करने पर मुझे कुछ ये चेन ऐसी दिखाई देगी, CH2, यहां पर भी CH2, यहां पर भी CH2, और इस तीसरे नंबर वाले पर क्या दिखाई दे रहा है? CH3। उसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है मुझे? एक और CH2, फिर दिखाई दे रहा है एक और CH2, एक और CH2। कितने हो गए? यहां पर हुआ 1 2 3, ठीक है, फिर हुआ 1 2 3,
तो 1 2 3 और चौथा नंबर वाला, हाँ ठीक है, चौथे नंबर वाले CH2 पे क्या हो गया है, एक CH3 ग्रुप जुड़ गया है और यहां पे CH2, ये कुछ ऐसा बना है। ठीक, क्या हुआ, यहां पर आप देख रहे हो एक लीनियर शेप बन गया। ठीक है, ये तो भी एक लेयर बन गई। अगर ऐसी में एक और लेयर लेकर आ जाता हूं, CH2, फिर यहां पे CH2, यहां पर CH2, यहां पर भी CH2, यहां पर भी CH2, ऐसा, ऐसा और ऐसा। इस तरह के कंपोजिशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे से स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो ये लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं, इनके अंदर जो आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करता है, इसको डिफॉर्म तो करता है बट ये वापस ओरिजिनल सिचुएशन पे आ जाता है। मतलब बात यह है कि देखो ऐसे सीधी सीधी चेन बनेगी ना, आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो ये ऊपर वाला हिस्सा डिफॉर्म होकर थोड़ा सा आगे गया, पर जैसे आपने हटा दिया वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। क्योंकि जब लीनियर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ब्रांच वाले सबसे वीक होते हैं, जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं क्रॉस लिंकेज की, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, वो इलास्टिसिटी को शो ही नहीं करते। बीच में जो लीनियर स्ट्रक्चर आता है, ये लीनियर स्ट्रक्चर क्या करता है, पोजीशन को चेंज तो करता है, शेप को डिफॉर्म तो करता है, पर दोबारा से रिफॉर्म भी हो जाता है। तो इस वजह से यहां पर बोला गया है कि जो इलास्टोमर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं और इस तरह से बने हुए इलास्टोमर इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। क्लियर हो गई बात, क्या बोल के रखा हुआ है, ऐसा सीधा स्ट्रक्चर बिगड़ता भी जल्दी है और बनता भी जल्दी है, तो इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्लियर, इजी है ना। चलो इसी बात पे स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देखो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन, एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं एडिशन पॉलीमराइजेशन की, ठीक है, सबसे पहले हमने किसकी बात करी है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो देखो एडिशन पॉलीमराइजेशन का सीधा सा मतलब होता है ऐड कर देना, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। एडिशन पॉलीमराइजेशन की कहानी क्या हो जाएगी जरा समझना। एडिशन पॉलीमराइजेशन में आपने देख के रखा हुआ है, सपोज आपने लिया है इथिलीन, ये कुछ इस तरह से अप टू एन टर्म, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहां पर ये ऐड हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां अप टू एन टर्म्स। तो ये क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, सीधा सीधा सा ऐड कर देना। ठीक है, और कितने ऐड कर सकते हो, अप टू एन टर्म्स तक। पर वहीं अगर मैं बात करता हूं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की, अभी हमने इसका एग्जांपल देखा था। ठीक है, क्या था हमारे पास में, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हम लोगों ने क्या कहानी देख के रखी हुई थी, बड़ी ही आसान सी कहानी थी। हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास में रखा हुआ है एक हेक्सामिथाइलिनी डायमाइन। तो ये था मेरे पास में कुछ ऐसा हेक्सामिथाइलिनी डायमाइन, तो बना देता हूं मैं। इस तरफ हमारे पास में था NH2, बीच में हमारे पास में मिथाइल के 6 मॉलिक्यूल्स थे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में क्या था हमारे पास में, HO, यहां पर चल रहा था CO, फिर उसके बाद में यहां पर था CH2 और फिर अगेन वही। ठीक है, ये कहानी थी। अब हम लोगों ने क्या करा था कि जब इन दोनों को मिला के, किन दोनों को मिलाकर, एक तो मेरे पास में है हेक्सा मिथाइलिनी डाई अमाइन, और जो दूसरा है वो क्या है हमारे पास में, एडिपिक एसिड। तो ये क्या कहलाएगा, एडिपिक
एसिड। ठीक है, तो इन दोनों को जब मिलाया था तो यहां से एक H2O निकला था और एक H2O हमारे पास में, अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड C। अरे ब्लैक पेन सिलेक्ट हो जाइए, ब्लैक पेन सिलेक्ट हो जाइए। यहां पे चल रहा है COO और ये H। ठीक है, ये कहानी चल रही थी। अब देखो यहां सिचुएशन क्या हुई, यहां से भी आपने OH निकाला, यहां से H, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। वाटर का मॉलिक्यूल बाहर जब निकलता है तो इसके निकलने पर क्या बन जाता है, इसके निकलने पर बन जाता है नायलॉन 6,6। ठीक है, नायलॉन 6,6 बन जाता है। तो जब ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर जाए तो दिस प्रोसेस इज नोन एज, क्या नोन एज, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और जहां सीधा सीधा ऐड हो जाए दैट इज नोन एज एडिशन पॉलीमराइजेशन। सिंपल, ऐड तो यहां पर भी हो रहा है पर यहां एडिशन करते समय वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, सो फॉर दैट रीजन ये क्या कहलाता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, एंड दिस वन इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये डन। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द टर्म कोपॉलीमराइजेशन एंड गिव 2 एग्जाम्पल। अरे यार यहां पर अब मैंने बता दिया, अब मैं नहीं बताऊंगा। अब भी मैंने बताया था, क्या बताया था कि अगर मैं बात करता हूं एक्सप्लेन द टर्म कोपॉलीमराइजेशन, तो कोपॉलीमराइजेशन ये होता है जिसमें 2 पॉलीमर क्या होते हैं, अलग अलग आपके पास में। यहां कंडेंसेशन ही वही एग्जांपल है। कोपॉलीमराइजेशन में क्या होता है, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर आपस में जुड़ते हैं और आपस में जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, कोपॉलीमराइजेशन। अब आप बात करते हो कि सर इसके एग्जांपल, तो देखो एक एग्जांपल तो आपको नायलॉन 6,6 देके रखा हुआ है, और चाहो तो और बना लो, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,10, नायलॉन आपके पास में 6,2 रहता है, केवलार होता है, बेकेलाइट होता है। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके होते हैं, कोपॉलीमराइजेशन के। क्लियर हो गई बात, एक के बाद एक ऐसा देखो सारे एक जैसे ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। ठीक है, जो इथीन था मतलब 2 कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब याद करो मैंने आप लोगों को पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर बना के रखा है सिर्फ और सिर्फ इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, कि किस तरह से जब कभी भी ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपस में रिएक्शन करता है और पॉलीमराइजेशन के थ्रू जब ये बना देता है पॉलीइथीन को। ठीक है, तो यहां पर 3 स्टेप होती थी। सबसे पहली स्टेप है इनिशिएशन, ठीक है, फिर प्रोपगेशन, और थर्ड जो इसके स्टेप होती थी वो होती है हमारे पास में टर्मिनेशन। ठीक है, याद आया कि नहीं याद आया, ये 3 स्टेप होती थी, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। और अगर यहां पर आपको इसके बारे में और अच्छे से जानना है तो प्लेलिस्ट को करना चेक, प्लेलिस्ट में एक डिटेल्ड लेक्चर है और ये डिटेल्ड लेक्चर या थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, यहां पर इतना ज्यादा भी नहीं है तो इजी सा, बट यहां पर अगर बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। मैंने इसको ऑलरेडी डिस्क्राइब करके रखा हुआ है कि किस तरह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म परफॉर्म होता है। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, चेक करना है उस वीडियो को और सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर मैकेनिज्म के हिसाब से मैंने बताया है। ठीक है, चलो अभी इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, चलिए इसे भी कर देते हैं इरेज। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर विथ 2 एग्जांपल ऑफ ईच। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। थर्मोप्लास्टिक वो होता है जिसको अटाले वाले खरीद लेते हैं और थर्मोसेटिंग वो होता है जिसको अटाले वाले नहीं खरीदते हैं। ठीक है, यही बताऊंगा मैं। थर्मोप्लास्टिक वो होता है जिसको अटाले वाले खरीदते हैं, थर्मोसेटिंग वो होता है जिसको अटाले वाले नहीं खरीदते हैं। अब देखो यहां कहानी क्या है, अगर मैं आपको बात करता हूं ना थर्मोप्लास्टिक की, तो थर्मोप्लास्टिक की जितनी भी चीजें होती हैं उस सभी का राज जुड़ा हुआ है उसके स्ट्रक्चर के साथ में। स्ट्रक्चर के साथ में कैसा, जैसे अगर थर्मोसेटिंग की बात करता हूं, अटाले वाले नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि थर्मोसेटिंग को
रिसाइकल करना पॉसिबल नहीं है, जबकि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। तो जो आपके पास में सपोज पॉलीथीन है, ठीक है, पॉलीथीन, अरे पॉलीइथीन, तो जो पॉलीथीन होता है वो एग्जाम्पल होता है किसका? थर्मोप्लास्टिक का। जैसे कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं, जो वो पॉलीथीन जो रहती है पन्नियां, मैंने पहले बताया था, उसको उठाते हैं, उसको उठाकर क्या कर लेते हैं? दोबारा से रीयूज कर लेते हैं। तो वो जो रीयूज करने वाली सिचुएशन आती है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? थर्मोप्लास्टिक। और अगर मैं बात करता हूं थर्मोसेटिंग की, तो थर्मोसेटिंग में जनरली क्या होता है कि जो पॉलीमर क्रॉस लिंकेज स्ट्रक्चर को पजेस करते हैं। क्रॉस लिंकेज याद है ना? ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो जो क्रॉस लिंकेज स्ट्रक्चर को पजेस करते हैं, इन्हें रीयूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्रॉस लिंकेज क्या करता है? ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है, और इनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की वजह से ही ये एक बार जब बन जाते हैं तो मजबूत तो बहुत होते हैं, बट वो रीयूजेबल नहीं होते हैं। जैसे पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी। पीवीसी के पाइप बहुत मजबूत होते हैं, बट आप बोलो कि उसको मैं रीयूज करूं, या फिर बोला जाए उसको मोल्ड कर दूं, पिघला के दोबारा से उसे बनाऊं, तो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ये इसकी कहानी होती है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि जो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में कोई डिफरेंस पूछे, तो थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको अटाले वाले खरीद लेते हैं, और थर्मोसेटिंग वो होते हैं जिनको अटाले वाले नहीं खरीदते हैं। ठीक है, चलो जरा इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमें यह बोलता है, राइट द मोनोमर्स यूज्ड फॉर गेटिंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स। ठीक है, फॉलोइंग पॉलीमर्स बनाने के लिए कौन कौन से मोनोमर यूज किए जाते हैं। देखो बहुत इजी सा है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप बात करते हो पॉलीवाइनिल क्लोराइड की, तो पीवीसी में क्या होता है? वो वाइनिल क्लोराइड यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH, अब यहां पर क्या आ जाता है मेरे पास में? क्लोरीन आ जाता है। वही टेफ्लॉन की बात करते हैं तो टेट्राफ्लोरो, ठीक है, 4 फ्लोरो इथीन वाला ये आ जाता है। बेकेलाइट की बात करते हैं तो बेकेलाइट में होता है एक तो फॉर्मेल्डिहाइड प्लस जो आपके पास में फिनॉल होता है। फिनॉल क्या होता है? C6H5OH। ठीक है, तो ये मोनोमर यूनिट यहां पे यूज किए जाते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड में क्या होता है? ये वाइनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन में टेट्राफ्लोरो इथीन, और बेकेलाइट में क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड प्लस जो फिनॉल रहता है। ठीक है, इजी है ये भी। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ द कॉमन इनिशिएटर यूज्ड इन फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन में। बहुत आसान है, इसका भी हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था, दैट इज बेंजॉइल परऑक्साइड। ठीक है, बहुत इजी सा है। क्या बोल के रखा गया है? इनिशिएटर मतलब जो रिएक्शन को क्या कर लेते हैं? इनिशिएट करवा देते हैं। तो क्या है वो है हमारे पास में बेंजॉइल पर ऑक्साइड। ठीक है, बेंजॉइल परऑक्साइड। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ हो जाएगा? सबसे पहले तो आपको बनाना है बेंजीन। ठीक है, और बेंजॉइल है तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर O, यहां पर भी C डबल बॉन्ड O, और ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में सिंपल। तो देखो बेंजोइक एसिड होता है ना, बेंजोइक एसिड में बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो COOH होता है उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाओ और ये दोनों ऑक्सीजन का लिंकेज कर दो, तो वो क्या बन जाएगा? बेंजोइल पर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक, क्लियर हो गई बात। चलिए बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन रबर मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंस देयर स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। अच्छा, रबर का अगर बात करते हैं तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सी, नेचुरल रबर की बात कर रहे हैं ना, CH3, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा C, और यहां पर आएगा CH2। ठीक है, और एक CH3 कहां चलेगा हमारे पास में, यहां पे, और एक जो हाइड्रोजन होगा वो यहां बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो होता है ये आपके पास में लिंकेज करता है इस कार्बन के साथ जो कि डबल बॉन्ड बना के रखा है इस कार्बन के साथ में। ठीक है, और यहां पर भी क्या आ जाएगा मेरे पास में, CH3। इस बार यहां पर आ जाएगा CH2 और यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन। अब यही देखो पैटर्न को फॉलो करते हुए ये जो नेचुरल रबर है वो फॉर्म हो जाता है। कार्बन इधर भी मैंने बनाया हाइड्रोजन, इधर बना के रखा हुआ है CH2। ये CH2 अगेन जुड़ेगा इस कार्बन के साथ जो डबल बॉन्डेड है, यहां पर बना दिया CH3, फिर यहां पर बना के रखा हुआ है CH2, यहां पर बना के रखा हुआ है हाइड्रोजन। ठीक है, ये एक सीक्वेंस चलता जाता है। अब ये जो सीक्वेंस है ये आपके पास में सिस ज्योमेट्री को शो करता है, सिस ज्योमेट्री को शो करता है। साथ ही साथ में देखते हो लीनियर सीक्वेंस है, लीनियरिटी होने की वजह से, सीधा सीधा होने की वजह से इसके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा होती, सॉफ्ट होता है। बॉन्ड जो होते हैं वो क्रॉस लिंकेज के कंपैरिजन में सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, और इसी वजह से यहां पर बोल के रखा हुआ है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आपके पास में किस स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है, ये इसको बोलता है कि भाई आप बन जाओ क्या, लीनियर बन जाओ। लीनियर बनोगे तो सॉफ्ट रहोगे, सॉफ्ट रहोगे तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। तो ये कहानी होती है हमारे पास में डबल बॉन्ड के रोल की। डबल बॉन्ड क्या करता है, इसको इस शेप में मेंटेन करके रखता है। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका है, डन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। डिस्कस द मेन पर्पस ऑफ वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर पता है ना क्या होता है। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में क्या करा था कि जो भी आपके पास में नेचुरल रबर था, ठीक है, जो आपके पास में नेचुरल रबर है उसके अंदर हम लोगों ने क्या मिला के रखा हुआ था, हम लोगों ने क्राउन सल्फर जो कि है S8। ठीक है, सल्फर को मिलाया, हीट दी जाती है इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कोई एक्सीलरेटर ना डालूं तो 6 घंटे में ये जो रहेगा नेचुरल रबर ये कन्वर्ट हो जाता था वल्केनाइज्ड रबर में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता था, ये वल्केनाइज्ड रबर में। अब ये जो वल्केनाइज्ड रबर आपको मिलता था इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल रबर के। जैसे अगर आप बात करते हो कि नॉर्मल जो नेचुरल रबर होता है तो नेचुरल रबर आपने देखा होगा गोंद जैसा होता है। गोंद जैसा होने की वजह से ये इसमें कुछ खासियत होती थी। देखो पहला क्या कि जो नेचुरल रबर होते थे ना वो होते थे सॉफ्ट एंड स्टिकी। होते क्या थे, अभी भी हैं, सॉफ्ट एंड स्टिकी होते हैं। अगर आप बात करते हो कि जैसे रबर के जो टायर्स बनते हैं, अगर आज के समय में वो रबर के टायर नेचुरल रबर से बनाए होते तो सड़क में आप उसको यूज ही नहीं कर पाते, जैसे चलते ना तो वो चिपक जाते। तो क्या हुआ, सबसे पहली बात जो नेचुरल रबर का सॉफ्ट और स्टिकी नेचर था उसको दूर करने के लिए या उसको हटाने के लिए वल्केनाइजेशन जरूरी था। केस नंबर 1। अब अगर मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 2 की, तो पॉइंट नंबर 2 की बात आती है वाटर एब्जॉर्बर। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या होता है, वाटर एब्जॉर्बर। अब देखो कहानी यह है कि नेचुरल रबर क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और अगर वाटर को एब्जॉर्ब करते तो बढ़िया मस्त, तुम यहां पर बारिश हो रही है, गाड़ी लेकर निकल रहे हो, तुम निकले गड्डी लेके और एक सड़क पे एक मोड़ आया और रबर वहां पर क्या हो गया, पिघल गया।
ठीक है, ये कहानी होती। वो पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेता अगर नेचुरल होता। तो ये भी एक ड्रॉबैक था, तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए वल्केनाइजेशन करना जरूरी है। इसके अलावा बात करते हैं, अगर वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता तो ये नेचर में कैसा हो जाता, पोलर हो जाता, वाटर के साथ मिक्स हो जाता। और यार वाटर के साथ मिक्स हो जाए तो फिर बात ही क्या हो जाए। अगर मैं बात करता हूं प्लास्टिक की या रबर्स की बात करता हूं या टायर्स की बात करता हूं, तो इनके अंदर क्वालिटी होती है कि ये वाटर प्रूफ होते हैं। पोलर अगर होता ना तो ये वाटर प्रूफ नहीं होता। और प्लास्टिक और रबर की सबसे पहली कहानी ही यही होती है कि इसको वाटर प्रूफ होना चाहिए। क्लियर हो गया, चलो आगे। फोर्थ पॉइंट होता है लो इलास्टिसिटी। जो आपके पास में रबर होते हैं ना, उनकी इलास्टिसिटी कम होती। कौन से रबर? नेचुरल रबर की। अब इलास्टिसिटी से मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई करता हूं तो इस फोर्स की वजह से अगर इसका शेप चेंज होता है तो दैट इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। इसका शेप आपने चेंज करा, चेंज करने के बाद में जैसे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेता है तो उसी को ही क्या कहा जाता है, उसी को ही कहा जाता है इलास्टिसिटी। तो यहां पर भी वही कहानी होती है, नेचुरल रबर की इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। मतलब नेचुरल रबर को अगर आप खींचते तो वो खींच तो जाता पर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाता। सो फॉर दैट रीजन इलास्टिसिटी कम होने की वजह से भी आपको वल्कनाइजेशन करवाना पड़ा ताकि वो क्या कर सके, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर सके। इसी को कई जगह पर टेंजाइलनेस भी लिखा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बस ये पॉइंट है जिस पॉइंट को ओवरकम करने के लिए वल्केनाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये सारे पॉइंट कहां पाए जाते हैं? नेचुरल रबर्स में। और इन पॉइंट्स को हटाने के लिए ही हम लोगों ने रबर का वल्केनाइजेशन करवाया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है, डन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। व्हाट आर दी मोनोमेरिक रिपीटिंग यूनिट ऑफ नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6 बहुत सिंपल है। मोनोमेरिक रिपीटिंग यूनिट का मतलब क्या होता है? जो बार बार रिपीट हो रही हो। सॉरी, देखते हैं हम यहां पे मोनोमेरिक रिपीट यूनिट क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं नाइलॉन 6 की, तो नाइलॉन 6 की जो मोनोमेरिक रिपीटिंग यूनिट होती है वो कुछ ऐसी लिखी जाएगी, NHCH25CO। ठीक है, NHCH25CO। इधर भी हाथ खाली, इधर भी हाथ खाली। तो यहां पर अप टू n टर्म्स तक क्या करा जा सकता है? जोड़ा जा सकता है सिमिलर मोनोमेरिक यूनिट्स को। और अगर मैं बात करता हूं इसी तरह से नाइलॉन 6 की, तो नाइलॉन 6 किससे बना था? दो एलिमेंट थे, एक हेक्सामिथाइलिनी था और डायमाइन था, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। और एक हमारे पास में क्या था? एक हमारे पास में कौन सा एसिड था यार, मैं ही खुद नाम भूल गया। कैप्रोइक एसिड था ना, कि एडिपिक एसिड था? एडिपिक एसिड था शायद, हाँ एडिपिक एसिड था। ठीक है, चलो। तो इसके अंदर क्या क्या होता था कि आपके पास में एक तो डायमाइन वाली सिचुएशन ऐसी होती थी, NH, यहां से हाथ खाली, यहां फिर आता है CH2 के 6 कार्बन्स, फिर 6 ग्रुप, और यहां पर आता है नाइट्रोजन, यहां आता है हाइड्रोजन, यहां पे CO, यहां आता है CH2 के 4 कॉम्बिनेशन, और यहां पर आता है CO। ठीक है, ये इस तरह से। तो यहां पर जो नाइलॉन 6 की रिपीटिंग यूनिट होती है वो होती है ये वाली। ठीक है, क्लियर हो गया। इजी सा है यार ये तो, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 की रिपीटिंग यूनिट। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए इसे भी कर देते हैं
erase. Question number 17. Write the names and structure of the monomers of the following polymers. ठीक है, देखो इसको हम लोग पहले से ही करके रख लिए हैं कि आप लोग का टाइम बच जाए। इजी इजी सा है ये भी। कौन कौन से इसके अंदर होते हैं? सबसे पहले ब्यूना एस। ब्यूना एस के अंदर अगर बात की जाए तो दो मोनोमर होते हैं, एक होता है 1,3 ब्यूटाडाइन और दूसरा क्या होता है? स्टायरीन। ठीक है, ये कहानी। फिर स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर की बात की जाए तो 1,3 ब्यूटाडाइन कैसा होता है? ये देखो लीनियर स्ट्रक्चर, और पोजीशन नंबर 1 एंड पोजीशन नंबर 3 पर क्या है? डबल बॉन्ड है। 4 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप और ब्यूट, तो इस वजह से 1,3 ब्यूटाडाइन। स्टायरीन, स्टायरीन में क्या होता है? बेंजीन होता है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। फिर अगर ब्यूनाइन की बात करें तो ब्यूनाइन में भी एक ब्यूटा वाला ग्रुप तो रहेगा ही, तो 1,3 ब्यूटाडाइन, दैट इज दिस। एंड एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल में क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड, CH मतलब डबल बॉन्ड भी है, और नाइट्राइल ग्रुप CN भी प्रेजेंट है। नियोप्रिन की बात करें तो नियोप्रिन होमोपॉलीमर को बनाते हैं जिसमें क्या है? क्लोरोप्रीन। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरोप्रीन। तो देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट और एक क्लोरीन यहां पे जुड़ा हुआ है। डेक्रॉन, याद करो हमने डेक्रॉन के बारे में भी पढ़ के रखा था। तो डेक्रॉन क्या है? इथाइलिनी ग्लाइकोल और टर्प्थैलिक एसिड, इनको मिलाकर बनाया जाता है। तो इथाइलिनी ग्लाइकोल मतलब ये दो इथाइल CH2 और ग्लाइकोल, ग्लाइकोल में क्या होता है? याद करो जेमिनल और विसिनल केस। तो जेमिनल केस में क्या होता था? एक ही कार्बन पे दो ग्रुप का जम जाना, और विसिनल में क्या होता था? दो अलग अलग कार्बन पे, मतलब अड़ोस पड़ोस वाले कार्बन पे दो ग्रुप यहां जुड़ जाते हैं। फिर टर्प्थैलिक एसिड में क्या होता है? नॉर्मल बेंजीन में जब आपके दोनों ही पैरा पोजीशन को भर दिया जाए विथ कार्बोक्सिलिक एसिड तो वो क्या बन जाता है? टर्प्थैलिक एसिड। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो इस पे भी इसका स्क्रीनशॉट लो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है डन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर। ये तो और आसान है। ये देखो यहां पर आपके पास में क्या क्या कहानी लिखी गई है। कार्बन हमारे पास में देके रखा हुआ है C डबल बॉन्ड O, मतलब कहीं ना कहीं COOH की बात कर रहा होगा। यहां पर डायमाइन ग्रुप देके रखा हुआ है, सिंपली यहां से ब्रेक कर दो। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना। इसमें मोनोमेरिक यूनिट की बात करनी है, यहां से ब्रेक कर दो। जब आप यहां से ब्रेक करोगे तो आपको यहां पर एक यूनिट जो मिलेगी वो मिल जाएगी SC, ये COOH वाली, डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये मिल जाएगा। फिर यहां पे मिलेगा CH2 8 टाइम्स, फिर मिलेगा C डबल बॉन्ड O और यहां आ जाएगा OH। ठीक है, तो यह आपके पास में एक बन जाएगा। और इसी के अंदर जो दूसरी यूनिट होगी वो दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी? यहां पर जो अभी हम लोगों ने देखा था ना हेक्सामिथाइलिनी डायमाइन, तो वही हेक्सामिथाइलिनी डायमाइन बन जाएगा। एक NH2 ग्रुप यहां होगा और CH2 6 टाइम्स यहां, और यहां क्या आ जाएगा? NH2। तो ये बन गया। और अगर मैं आप बात करते हो इसके, तो यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा? हमारे पास में ग्रुप बनेगा फर्स्ट जो है ये बेंजीन की रिंग की तरह है, बस नाइट्रोजन आ चुका है। ऐसा ऐसा ऐसा, एक नाइट्रोजन इधर है, डबल बॉन्ड, फिर ऐसा, देन कुछ थोड़ा सा इधर ऐसा बन जाए, और इधर ऐसा, यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां कार्बन है। देन अगेन यहां पे बैठा हुआ है नाइट्रोजन और यहां बनाया है सिंगल बॉन्ड। जहां जहां कार्बन प्लेस है वहां पर आ जाएगा आपके पास में अमाइन ग्रुप, दैट इज NH2, और एक NH2 यहां पर आ जाएगा, और एक जो ग्रुप इसके अंदर होता है वो होगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? यहां पे दो
मोनोमेरिक यूनिट होते हैं। ठीक है, पहले वाले में दो मोनोमेरिक यूनिट जो हैं वो ये दोनों हैं, दूसरे वाले में जो मोनोमेरिक यूनिट है वो ये एंड ये है। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है डन। दो क्वेश्चन और बचे हैं जिसमें है क्वेश्चन नंबर 19, हाउ इज डेक्रोन ऑब्टेन फ्रॉम इथाइलिनी ग्लाइकोल एंड टर्पथैलिक एसिड। ये हम लोग को बता के रखा है। अभी थोड़ी देर पहले देखो यही क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि डेक्रोन के अंदर जब इथाइलिनी ग्लाइकोल और टर्पथैलिक एसिड मिलाते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा। डेक्रोन के अंदर बोल रहा हूं, इन दोनों मोनोमर्स को मिलाते हैं तो डेक्रोन बनता है। तो देखो इसका एग्जांपल ये हमारे पास में देके रखा हुआ है। ये रहा इथाइलिनी ग्लाइकोल, ये रहा हमारे पास में क्या, टर्पथैलिक एसिड। आपको यहां पर एक सिंपल सा काम ये करना होता है कि यहां से OH उड़ाओ, यहां से OH उड़ाओ। ठीक है, OH को हम लोगों ने उड़ा दिया और इसके अलावा यहां से भी आपने क्या उड़ा दिया है, OH को उड़ा दिया। अब देखो सीधा सीधा अटैचमेंट हो गया। यहां से आपने OH को उड़ाया, CH2 ये रहा जो इस कार्बन के साथ में जुड़ा है, जो डबल बॉन्ड O है, उधर से भी OH गया, इधर से क्या गया है, हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया है हमारे पास में, ये बन चुका है डेक्रोन। ठीक है, तो बस इतनी सी प्रोसीजर रहती है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, What are the biodegradable polymer? बायोडिग्रेबल पॉलीमर क्या होते हैं, आप लोग को पहले ही बताया था। अधिकतर पॉलीमर क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेबल, मतलब प्लास्टिक को आप रीयूज कर सकते हो बट उसको बायोटिक लेवल पर डिकंपोज नहीं कर सकते हो। तो ऐसे पॉलीमर जिनको बायोटिक लेवल पर डिकंपोज किया जा सकता है, दैट इज नोन एज बायोडिग्रेबल पॉलीमर्स। ठीक है, अब उसका एक एग्जांपल देने की बात की गई है। याद करो हम लोगों ने इसका एग्जांपल देखा था बायोडिग्रेबल पॉलीमर का, दैट इज PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइट और कार्बन मोनोऑक्साइड बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। ठीक है, इसका इसलिए शॉर्ट फॉर्म ही सही है। इतना बड़ा बड़ा नाम कौन याद करेगा। PHBV क्या होता है, यहां पे होता है एक बायोडिग्रेबल पॉलीमर जिसको यहां पर ये देखो इस तरह से बता के रखा है। इतना बड़ा मॉलिक्यूल है जो आपका पॉलीमर रहेगा, तो ये कहलाता है बायोडिग्रेबल पॉलीमर। शॉर्ट फॉर्म याद रखना PHBV। क्लियर हो गया, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए तो फिर इसी के साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर हो चुका है खत्म, जिसमें हम लोगों ने पॉलीमर चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कर लिया है कंप्लीट। इसके बाद में आएगा हमारा वन शॉट रिवीजन, बट उसके पहले इंफॉर्मेशन, magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट अवेलेबल है जहां पर आप खुद को फ्री में कर सकते हो रजिस्टर। और ध्यान रखना यहां पे रजिस्ट्रेशन की भी कोई फीस नहीं है, न ही कोई भी वीडियो लेक्चर की यहां पे फीस है। कोई वीडियो लेक्चर वगैरह का भी कोई यहां पर नहीं आपको चार्ज किया जा रहा है। आपको सिंपली यहां जाना है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहां सिलेक्ट करना है कंटेंट को। यहां क्लास 12 से लेकर किंडरगार्टन के बाद भी टर्म 2 एग्जाम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वन शॉट रिवीजन, एक्स्ट्रा लर्निंग सब कुछ अवेलेबल है। जिस पे चाहो क्लिक करो, वॉच नाउ, यहां पर जैसे ही आप करोगे वॉच नाउ करते से ही आपको मिल जाएगा ये सारा कंटेंट, जिसमें अभी हम लोगों ने फुल चैप्टर वीडियो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन आज कंप्लीट हो गया इस लेक्चर में। इसके बाद में आपको पढ़ना है वन शॉट रिवीजन, फिर आ जाएगा आपका एमसीक्यू। ठीक है, ये कहानी हो जाएगी। तो बस इतना सा करना रहता है। और अगर आपने ये सब कुछ अभी कंप्लीट कर लिया है तो इसके बाद में आपसे हम लोग सिर्फ एक डिमांड करते हैं, वो ये
फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब की, साथ ही साथ में वीडियो को कर दीजिएगा शेयर, ताकि काफी सारे लोगों को हो सके हेल्प, उन्हें भी इस फ्री एजुकेशन का फायदा मिल सके। तो इसी नोट के साथ में करते हम इस लेक्चर को एंड, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।